नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 15 मार्च 2022 का संपादकीय। शीर्षक है गूंगी फिल्मों से द कश्मीर फाइल तक। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। दोस्तों, फिल्में हमारी जिंदगी में एक अलग ही रस खोलती है। लोग इससे हमेशा से प्रभावित होते हैं। कुछ फिल्में बयां करती है सच, पर क्या वो सच पूरा सच होती है? हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स ने एक अलग ही कीर्तिमान रचा है, पर जहां इसकी प्रसिद्धि लोगों के सर चढ़ा हुआ है, वहीं ये फिल्म विवादों में भी फंसा। इसी विषय पर आधारित है हमारा आज का संपादकीय। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। सालाना 200 से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली भारतीय फिल्मों का काम ही जीवन के 9 रसों के जरिए मानवीय स्वभावों का दोहन कर अपनी जेबें भरना है। फिल्में जिस मकसद से बनाई जाती है, उसमें सबके अलग अलग लक्ष्य होते हुए भी एक समान लक्ष्य होता है, धन कमाना। इसलिए हर फिल्म निर्माता ये काम करता है। द कश्मीर फाइल के निर्माता निर्देशक ने भी यही काम किया है। वे अपने लक्ष्य में न सिर्फ कामयाब हुए, बल्कि खूब कामयाब हुए हैं। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। द कश्मीर फाइल फिल्म के निर्माता निर्देशक को इसलिए भी बधाई दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक तीर से 2 शिकार भी किए हैं। माल भी पीटा और भारतीय जनता को की आंखों में धूल भी झोंक दी, ताकि वो कल के कश्मीर को देखे और आज के कश्मीर को भूल जाए। 12 करोड़ की फिल्म यदि 200 करोड़ से कम न कमाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फिल्म निर्माता को परोक्ष रूप से एक राजनीतिक दल और उसकी सरकारों का खुला समर्थन मिल रहा है। ये फिल्म आम आदमी कम भक्त मंडल ज़्यादा देख रहा है और थिएटर से आंसू बहाते हुए निकल रहा है, ताकि उसे देखकर दूसरे भी फफक फफक कर रो उठे। ये फिल्म बनी ही देश को रुलाने के लिए है। देश में फिल्में बनते हुए एक सदी से ज़्यादा समय बीत चुका है और हर दशक में हर एक से बढ़कर एक फिल्में बनी। जिस मकसद से द कश्मीर फाइल बनी है, उस मकसद से दूसरी फिल्में भी बनी, लेकिन फिल्म के जरिए देश में हकीकत के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप पहली बार किसी फिल्म पर लगाया गया है। मैंने फिल्म देख ली है और मैं फिल्म के सभी पक्षों में निर्माता, निर्देशक और कलाकारों की दक्षता का कायल हूँ, क्योंकि इस फिल्म के जरिए वे जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन वे भूल गए हैं कि यदि खेत में नफरत बोई जाती है तो फसल भी नफरत की ही पैदा होती है। कश्मीर का अतीत ही नहीं, वर्तमान भी रक्त रंजित ही है। कश्मीर का विभाजन हुए 5 अगस्त 2022 को 3 साल पूरे हो जाएंगे। कश्मीर समस्या का स्थायी हल निकलने के लिए 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 हटाई थी। उन्हें कश्मीर को तोड़ना भी पड़ा, लेकिन 2.5 साल बाद भी कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली करने में वे कामयाब नहीं हुए। वहाँ न हिंसा रुकी और न वहाँ कथित शांति स्थापना के बाद एक भी कश्मीरी पंडित वापस लौटा। यहाँ तक कि द कश्मीर फाइल्स में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनुपम खेर भी कश्मीर रहने नहीं गए। आपको शायद यकीन न हो, किंतु हकीकत ये है कि कश्मीर के रक्त रंजित अतीत की तरह कश्मीर का वर्तमान भी रक्त रंजित ही है। सरकार की इस नाकामी पर पर्दा डालने और देश में मौजूद दीगर मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए द कश्मीर फाइल के अलावा कोई दूसरा विकल्प सरकार के पास न था। जैसे पिछले 7 साल में देश का मीडिया मोदी मीडिया बना दिया गया है, वैसे ही अब देश की फिल्मों को भी मोदी फिल्म उद्योग में तब्दील किया जा रहा है। द कश्मीर फाइल इसकी शुरुआत है। मोदी मीडिया इस फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुटा है। पंत प्रधान द कश्मीर फाइल की टीम में ऐसे मिलकर बधाई दे रहे हैं जैसे वे एवरेस्ट फतह करके आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित साथ लिया हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि फिल्मों का मकसद आदमी की संवेदना को उभार कर पैसा कमाना होता है और कुछ नहीं। हालांकि देश में इस स्वार्थ के बावजूद अनेक शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों में रेखांकित करती अनेक फिल्में बनाई जाती हैं। 1890 से ये काम सतत चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि फिल्म इंसान की ज़रूरत है और इंसान की ज़रूरत पर जब कब्जा कर लिया जाए तब राजनीति शुरू हो जाती है और जब राजनीति शुरू हो जाती है तब खतरे बढ़ जाते हैं।
द कश्मीर फाइल बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री का जन्म चूंकि मेरे अपने शहर ग्वालियर में हुआ है, इसलिए मुझे इस फिल्म को लेकर लिखने का मन हुआ। वे सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं। उनके अतीत में जाने की ज़रूरत नहीं, उनमें अखंड प्रतिभा है। वे चॉकलेट भी बना सकते हैं और ताशकंद फाइल भी, इसलिए उनसे द कश्मीर फाइल भी बनवाई गई। ये यदि सेंसर बोर्ड में न होते तो शायद ही उनकी ये फिल्म प्रमाणित हो पाती। उनके रक्त रंजित और विभत्स दृश्यों पर सेंसर बोर्ड की कैंची शायद इसलिए नहीं चली क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, वरना ऐसे दृश्य सेंसर की कैंची से बचकर निकल नहीं सकते। मेरा अनुभव है कि जो फिल्म मकसद से बनाई जाती है उसे यदि मकसद हासिल न हो तो ऐसे फिल्म को फ्लॉप फिल्म की श्रेणी में डाल दिया जाता है। जैसे किसी फिल्म का मकसद दर्शक को रुलाना होता है तो किसी फिल्म का मकसद दर्शक को हंसाना होता है। कोई फिल्म दर्शक को सोचने का मुद्दा दे जाती है तो कोई फिल्म दर्शक को शिक्षा देकर दी जाती है, लेकिन नफरत कोई फिल्म नहीं फैलाती, वो भी हकीकत के नाम पर नफरत फैलाना, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ कर उनका पोस्टमार्टम करना सियासत का काम है, फिल्म निर्माता का नहीं। बेहतर होता कि विवेक आज के कश्मीर पर फिल्म बनाते, 2.5 साल के खंडित और लोकतंत्र बहाली के लिए तरफ रहे कश्मीर की हकीकत बताते कि सरकार कहाँ नाकाम हुई, लेकिन ऐसा न करने का उनके पास कोई निर्देश नहीं था। देश में बीते 100 साल में जितनी फिल्में बनी हैं उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जो आज भी याद की जाती है। द कश्मीर फाइल ऐसी फिल्मों की फहरिस्त में शायद कभी भी शामिल नहीं हो पाएगी क्योंकि फिल्म का मकसद साफ साफ सियासी है। ये फिल्म विवेक को करोड़पति बनाएगी और कश्मीर को और पंगु। भारतीय दर्शक को सिर्फ इतना समझना होगा कि द कश्मीर फाइल की हर दृश्य पर निर्माता निर्देशक की छाप होती है जो वो चाहे दिखा सकता है, काम करके दिखा सकता है, अतिरंजित करके दिखा सकता है और रक्त रंजित करके भी दिखा सकता है। हकीकत हर दृश्य से उतनी ही दूर होती है जितनी दूर की उसे होना चाहिए। सियासी मकसद से बनाई जाने वाली फिल्में अक्सर कूड़ेदान में फेंक दी जाती है, लेकिन द कश्मीर फाइल की किस्मत है कि उसे सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए उसे राष्ट्र सेवा का सम्मान मिल रहा है। अन्यथा आंखों में धूल झोंकना एक राष्ट्रीय अपराध से कम नहीं। फिल्म में अभिनय करने वाले भी भाजपा के करिंदे हैं। कोई अपने आप को कोबरा कहता है तो कोई अनुपम। ये था दोस्तों 15 मार्च 2022 का संपादकीय गूंगी फिल्मों से द कश्मीर फाइल तक। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।